नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश यानी कि गेम ऑन के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार भी हर हफ्ते की तरह ये हफ्ता भी खेल की खबरों से भरा रहा और हमारे लिए ये प्राथमिकता रही कि आपके लिए हम टॉप 3 खबरें जरूर निकाल करके लाएं। तो इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर है जो कि मैसी इन इंडिया। जी हां, लियोनेल मैसी अर्जेंटीना के सुपरस्टार इस वक्त भारत में हैं और उन्होंने आज कोलकाता का दौरा भी किया और ये उनका दौरा जो है वो 15 तारीख तक रहेगा, जहां पर वो हैदराबाद, मुंबई और फिर दिल्ली में भी अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज कराएंगे। तो इसको लेकर के क्या कुछ सरगर्मी रही पूरे दिन भर, इस पर हम नजर डालेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर जो है वो है क्रिकेट के मैदान से, जहां पर कल धर्मशाला के मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए जीतना इसलिए भी अहम रहेगा क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों उसे 51 रन से हार का मुंह देखना पड़ा। बात करेंगे तीसरी खबर की जो कि जूनियर हॉकी विश्व कप से आई, जहां पुरुषों की टीम ने 9 साल के बाद पदक की तस्वीर को सच कर दिखाया और कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम गेम ऑन की। तो शुरुआत करेंगे लियोनेल मैसी की खबर के साथ। जी हां, 14 साल के बाद भारत आए अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मैसी को देखने के लिए कोलकाता में फैंस में भारी उत्साह देखने को मिला। भारत दौरे के पहले दिन मैसी ने कोलकाता में अपनी 70 फुट की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया। वहीं मैसी सॉल्ट लेक स्टेडियम भी गए, वहां पर उन्होंने खेल प्रेमियों से वो रूबरू हुए। हालांकि इसी दौरान मैसी को ठीक से नहीं देख पाने के कारण फैंस ने कार्यक्रम के खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ भी की। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मैसी के गोट इंडिया टूर 2025 की शुरुआत कोलकाता से हुई। उनके आने से पहले ही कोलकाता शहर जबरदस्त उत्साह में डूबा दिखा। मैसी मियामी से दुबई होते हुए कोलकाता पहुंचे। देर रात होने के बावजूद हजारों फैंस एयरपोर्ट के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हो गए। लोग मैसी के नाम से नारे लगाते दिखे, अर्जेंटीना के झंडे लहराए गए। मैसी 14 साल बाद भारत आए हैं। उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी आए हुए हैं। मैसी ने कोलकाता में 70 फीट ऊंचे स्टैचू का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान शाहरुख खान भी उपस्थित रहे। ये प्रतिमा कोलकाता के बिग बेन और डिएगो मैराडोना की प्रतिमा के पास स्थित है। प्रतिमा स्थल पर फैंस की भारी भीड़ थी। इस दौरान प्रतिमा के नजदीक उपस्थित फैंस के बीच भारी उत्साह दिखा। फैंस मैसी नाम के नारे लगा रहे थे। इसके बाद मैसी सॉल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे, जहां वो 10-15 मिनट ही रुके। इस दौरान उन्होंने बंगाल की संतोष ट्रॉफी टीम को सम्मानित किया। हालांकि स्टेडियम में मैसी को देखने आए फुटबॉल फैंस की नाराजगी भी देखने को मिली। फैंस ने कार्यक्रम के खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की। मैसी के स्टेडियम से जल्दी जाने से नाराज फैंस ने स्टेडियम के स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ग्राउंड में फेंकनी शुरू कर दी। सिटी ऑफ जॉय में फुटबॉल प्रशंसकों के लिए जो दिन यादगार होना चाहिए था, वो किसी बुरे सपने में बदल गया। हालांकि ममता बनर्जी ने इस घटना पर माफी मांगते हुए जांच समिति गठित की है। 14 दिसंबर को मैसी मुंबई में होंगे और कई हाई प्रोफाइल शो में हिस्सा लेंगे। उनके कार्यक्रमों में पैडल कप के लिए सीसीआई में एक सेशन, एक सेलिब्रिटी मैच और वानखेड़े स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट शामिल है। रात में एक चैरिटी फैशन शो होगा। इसके बाद 15 दिसंबर को मैसी दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई फुटबॉल जगत के दिग्गज मैसी इस वक्त हिंदुस्तान में हैं और इसको लेकर के सरगर्मियां जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, हम ग्राउंड जीरो पे चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता भी हैं और साथ ही साथ नारायण सिंह के पास भी आएंगे हम, जो कि न्यूज रूम में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले सौरभ आपके पास आते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि अब ताजा अपडेट क्या है।
अभी का जो ताजा अपडेट है, कोलकाता पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है कि जैसे कि सीएम ममता बनर्जी ने एक जांच नियुक्त किया है, एक जांच कमेटी फॉर्म किया है, उसके चलते जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगा कि क्यों ऐसा माहौल ऐसा क्यों हो गया। और जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको पहले डिटेन किया गया, फिर अरेस्ट कर लिया गया है एक व्यक्ति को, क्योंकि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को लेके पुलिस का मानना है कि अरेंजमेंट ठीक तरह से नहीं था। और जो टिकट खरीदे हैं फैंस ने, उनको पैसा वापस करने का भी पुलिस कोलकाता पुलिस ने कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सब फैंस को जिन्होंने टिकट खरीदा था उनको पैसा वापस मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके तहत भी एक्शन लिया जाएगा। और राज्यपाल जो है यहाँ के सीवी आनंद बोस, उनके वो भी युवा भारती जो स्टेडियम है कुछ ही देरों में वहां पे जा सकते हैं, ऐसा खबर आ रही है। और इसको लेके पॉलिटिक्स भी हो रही है अलग से। गौरव, सौरभ, अगर इसी पे चलें तो आपको लगता नहीं कि क्योंकि मेसी का टूर तो बहुत पहले से था कि प्रस्तावित था कि वो कोलकाता का दौरा करेंगे, तो तैयारियां भी उस हिसाब से हमने देखी कि उस हिसाब से थी, 70 फुट की प्रतिमा भी जो थी वो भी लगाई गई थी, सारा सब कुछ इंतजाम किया गया था। तो फिर कहीं ना कहीं क्या इस बात का अंदाजा नहीं था प्रशासन को कि इस तरह की कुछ घटना हो सकती है, तो उसके हिसाब से उस इंतजाम जो है वो उसमें कहीं कमी रह गई? गौरव देखिए, ये जो घटना घटी है ये क्यों घटी है? जो फैंस का कहना है, जो उनका आरोप है, वो कह रहे हैं कि एक एक टिकट कोई 3,000, 4,000, 10,000, यहाँ तक के 25,000 तक उन्होंने पैसा खर्च किया और मेसी को देखने के लिए उन्होंने ये पैसा खर्च किया। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि मेसी आएंगे यहाँ पे, वो देखेंगे मेसी को और शायद कोई फुटबॉल का एक दो स्किल भी दिखा दे, इसीलिए वो आए थे। क्योंकि पहले जब माराडोना यहाँ पे आए थे, डियोगो माराडोना, या मेसी भी जब 11 साल को आए थे, तब सिर्फ हाथ हिला के वो चले गए ऐसा नहीं हुआ था कोई भी फुटबॉल पर्सनालिटीज। लेकिन मैदान में क्या हुआ, मैदान में आप देख रहे हैं, अभी भी स्क्रीन में वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे स्टेडियम में मानिए कि 70,000, 80,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं। सबने पैसा देकर टिकट खरीदा है कि मेसी को देखेंगे। और मेसी के इर्द गिर्द क्या दिखाया गया, उसके इर्द गिर्द यहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो है, उनके रिलेटिव्स है, और सारे लोग हैं, ना जाने कौन कौन है। ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से बहुत सारे लोग हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने ये कभी इंश्योर नहीं किया, ये आरोप है स्टेडियम में आए हुए फैंस के, कि मेसी का जो मेसी को सही तरह से वो देख पाए, ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। अगर जायंट स्क्रीन में देखना था तो टीवी पे बैठ के, घर पे बैठ के देखते, यहां तक क्यों आए? और ये भी हुआ कि 12 बजने तक मेसी वहां से चले गए, जबकि शाहरुख खान वो भी आए थे मेसी को फेलिसिटेट करेंगे। सीएम आधी रास्ते से वापस चला गया उनका कन्वॉय। तो मेसी जब मेसी चले गए वहां से, तब बेकाबू हो गया पूरा स्टेडियम में। जो फैंस है उनका ये कहना था, जो ऑर्गेनाइजर का वो कहना था कि जैसे जैसे फैंस आ रहे थे मैदान पे 11:36 से 11:36 से वहां पे माइक्रोफोन में मिनिस्टर अरूप विश्वास जो थे, जो उद्योक्ता थे, ऑर्गेनाइजर्स जो थे, शतरुघ्न, वो भी माइक में कह रहे थे फैंस को कि आप ना आए। लेकिन वहां पे ऐसा सिचुएशन हुआ क्यों, कैसे बिल्कुल, हो गया? बिल्कुल सौरभ, ऐसी सिचुएशन आई क्यों, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो वाकई अभी हालांकि मेसी का टूर जो है वो ऑन है और अब वो हैदराबाद में है, इसके बाद वो मुंबई जाएंगे और फिर 15 तारीख को दिल्ली में आएंगे। तो नारायण अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण, इस सब तस्वीर से हट करके अगर फुटबॉल के मैदान की बात की जाए और जिस तरह से भारत जो है वो लगातार अपने आप को इस खेल में आगे बढ़ा रहा है, तो इस सब के बीच में मेसी जैसे शख्सियत का भारत में आना, आप क्या एक ओवरऑल चेंज देखते हैं और किस तरह से ग्रास रूट लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं या जो हमारे जो कैंपेन्स होते हैं उसको किस तरह से यहां से मजबूती देखते हैं आप? और गौरव, किसी भी खेल में देखिए, अगर उस खेल को आगे बढ़ना होता है किसी भी देश को, तो कहीं ना कहीं आपको स्पोर्टिंग हीरोज चाहिए होते हैं, ग्लोबल आइकन्स चाहिए होते हैं। उन्हीं को देख के जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं,
जो बडिंग स्टार्स हैं प्रेरित होते हैं। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि मेसी कितने बड़े फुटबॉल स्टार हैं। जब पहले वो भारत आए थे 14 साल पहले, तो कहीं ना कहीं उनका स्टेटस वो नहीं था जो अब हो गया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 2021 में कोपा अमेरिका जीता, उसके बाद 2024 में फीफा का वर्ल्ड कप जीता, जिस ट्रॉफी के लिए मेसी को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी ग्रेटनेस को डिफाइन करने वाली ट्रॉफी थी 2022 का वो वर्ल्ड कप। तो कहीं ना कहीं अब मेसी इतने बड़े आइकन हैं कि उनके आने से ही कहीं ना कहीं हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं वो प्रेरित होंगे और एक माहौल जो है फुटबॉल का बदलता है। और देखिए कि जिस बीच अभी भारतीय फुटबॉल की बात करें तो जो सीनियर टीम है, कुछ रैंकिंग में भी उनका काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन उसी स्तर पे आप देखिए जूनियर टीम देखिए, जो अंडर 17 टीम है, उस अंडर 17 टीम ने इतिहास रचकर जो AFC का अंडर 17 एशिया कप है उसके लिए क्वालिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से क्या होता है कि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, युवा फुटबॉलर हैं, वो प्रेरित होते हैं और एक जो माहौल है देश में खेल के प्रति, फुटबॉल के प्रति, वो बढ़ता है, लोगों में ज़्यादा जागरूकता आती है। और जो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी एक लाइन लेके चलते हैं कि जो अपने बच्चों को है उसको गेम से इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। और मेसी की जो उपलब्धियां हैं वो गिनी नहीं जा सकती। हम जानते हैं कि जब वो बार्सिलोना में थे, उनके कोच पेप गार्डियोला हुआ करते थे, तो एक नया स्टाइल ऑफ फुटबॉल लेके आए थे, वो टिकी टाका, जिसने पूरे यूरोपियन फुटबॉल को डोमिनेट किया। और वही फुटबॉल की झलक स्पेन की टीम में भी दिखी, जिसके कारण स्पेन की टीम ने भी काफ़ी लंबे समय तक विश्व फुटबॉल को डोमिनेट किया। तो मेसी का आना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये युवाओं को प्रेरित करेगा और एक फुटबॉल जो इंडियन फुटबॉल है कहीं ना कहीं उसको एक कह सकते हैं कि एक आगे ले जाने में मददगार होगा। बिल्कुल नारायण, जाहिर तौर पर युवाओं के लिए ये बड़ा प्रेरणा का स्रोत भी होगा, क्योंकि मेसी अपने आप में जो शख्सियत काउंट करते हैं उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। बहरहाल सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैच पर डिस्कस करेंगे, जो कि क्रिकेट का मुकाबला कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का ये तीसरा मुकाबला जो है वो रविवार को धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज जो है वो 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में तीसरे मैच में दोनों टीमों की कोशिश जीत दर्ज कर बढ़त लेने की रहेगी। धर्मशाला में बढ़त लेने की जंग, क्या टीम इंडिया करेगी दक्षिण अफ्रीका को दंग? ये सवाल अब बड़ा हो चला है, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पलटवार कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया, उसके बाद तो मैन इन ब्लू को बेहतर माइंडसेट के साथ अब सामने आना होगा। लेकिन ये दिक्कत तभी दूर होगी जब भारतीय टीम की सोच में बदलाव आए, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में अक्षर पटेल को नंबर 3 पर भेजा गया, उससे एक बात तो तय है कि इस नंबर को लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। यही नहीं, कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल का ना चलना भी एक बड़ी दिक्कत है। शुभमन गिल पहले मैच में सिर्फ 4 रन तो दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी लंबे समय से खामोश है। उन्होंने T20 की पिछली 25 पारियों में अब तक सिर्फ 2 अर्धशतक ही लगाए हैं। गेंदबाजी में जिस तरह से अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में लाइन और लेंथ से भटकते रहे, उसे भी इन दोनों को दुरुस्त करना होगा। बात दक्षिण अफ्रीका की करें तो टीम मानसिक रूप से बेहद मजबूत दिख रही है। खासकर क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में मार्को जेंसन और ओटनिल बाटमैन का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, वो इस टीम का मनोबल बढ़ाने वाला है। मैच धर्मशाला में है तो एक बार फिर ओस बड़ा किरदार निभाएगी। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय टीम इस बार किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका कैंप से लोहा लेकर बाजी मारने में कामयाब होती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई ये मुकाबला जो है वो काफ़ी बड़ा भी रहने वाला है और इस मुकाबले पर और ज़्यादा बात करने के लिए न्यूज़ रूम से हमारे साथ हैं नारायण। तो नारायण, जिस तरह की तस्वीर निकल करके आई है, पहले मैच में हमने उनको 101 रन से हराया, लेकिन दूसरे में उन्होंने हमें 51 रन से हराया। तो सीरीज तो फिलहाल बराबर दिख रही है, लेकिन इंडियन कैंप में कोई भी स्थिति जो है वो एक सहज स्थिति जो है वो नहीं दिख रही, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि तीसरे नंबर को लेकर के आपने अक्षर पटेल को ऊपर भेजा, उससे पहले आपने जो पहला मैच था वहां पे आपने सूर्य कुमार यादव को भेजा था। तो अभी भी एक जो पूल बन के तैयार होना चाहिए उसमें कंफ्यूजन की स्थिति भरपूर है। जी बिल्कुल गौरव, अगर बात करें नंबर 3 की पोजीशन की बात की आपने, जिसमें कि अक्षर पटेल को नंबर 3 पे भेजा गया, कहीं ना कहीं आप देखिए अगर उस स्पॉट पे अगर देखिए तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल भी उस पर एक्सपोज हुए हैं। जिस तरह का बॉल को स्विंग मिल रहा था, जिस तरह से सीम मिल रहा था,
तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सोच में कमी है। और वहाँ पर अगर सूर्य कुमार यादव खुद वहाँ पर नंबर 3 पे नहीं खेलते तो उस वहाँ पर तिलक वर्मा को भी भेजा जा सकता था। वो हम जानते हैं लगातार उस पोजीशन पे काफ़ी बैटिंग की और काफ़ी अच्छे रन भी बनाए हैं। तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगले साल जो T20 का वर्ल्ड कप है वो भारत में ही है, और उससे पहले इस तरह की स्थितियां आना कहीं ना कहीं टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। और जिस तरह सूर्य कुमार यादव का फॉर्म की बात हुई, लगातार वो अपने बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनका फॉर्म भी, क्योंकि वर्ल्ड कप जल्दी ही होगा फरवरी और मार्च के महीने में जो इंडिया में खेला जाएगा, तो उस लिहाज से तो काफ़ी दिक्कतें दिख रही हैं भारतीय टीम के लिए। क्योंकि अगर इस साल की बात करें तो भारत केवल 3 ही T20 मैच हारा है, 17 जो T20 मैच खेले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि टीम को देखने की ज़रूरत है, और बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट हो, और स्पेशली जो जसप्रीत बुमराह को 4 छक्के लगे जो पिछले मैच में, पूरे करियर में अगर T20 करियर देखे तो उनको एक मैच में, एक इनिंग में कभी भी 4 छक्के नहीं लगे। तो ये भी एक कंसर्न है टीम इंडिया के लिए। तो उनको कोशिश करनी होगी कि एक सही रणनीति के साथ आए, सही फिलॉसफी के साथ आए, क्योंकि एक राइट कॉम्बिनेशन जो होता है किसी भी मैच को जीतने के लिए, किसी भी बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। गौरव, बिल्कुल, एक राइट कॉम्बिनेशन जो होता है वो बेहद जरूरी होता है। उम्मीद यही करेंगे कि कम से कम समय के साथ ही ये राइट कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाए, क्योंकि फेब में हम सब लोग जानते हैं कि फरवरी में अगले साल T20 का वर्ल्ड कप है। बहरहाल नारायण, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यहां पर गेम ऑन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, और बात कर लेते हैं जूनियर पुरुष हॉकी टीम की, जो कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर एक नई उपलब्धि हासिल की। तो वहीं दूसरी ओर इस जीत की कुछ तस्वीर ऐसी भी रही जहां लंबे संघर्ष के बाद सफलता की कहानी ने एक नया अध्याय लिखा। अब देखिए रिपोर्ट। 11 मिनट के तूफान में अर्जेंटीना ढेर। भारत ने 9 साल बाद रचा जूनियर हॉकी में इतिहास। 3 क्वार्टर तक पिछड़ने के बाद भारत ने आखिरी 11 मिनट में 4 गोल कर मुकाबला पलट दिया। अंकित पाल, मनमीत सिंह, शारदानंद तिवारी और अनमोल इक्का ने गोल किए। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम की ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी रही क्योंकि टीम ने 2016 के बाद कोई पदक नहीं जीता था और पिछले 2 संस्करणों में कांस्य मुकाबला हारकर चौथे स्थान पर टीम रही थी। इस जीत का एक और पहलू इसके सितारों का संघर्ष भी है। टीम के हरफन मौला खिलाड़ी दिलराज सिंह इस जीत से काफी खुश हैं, लेकिन इसके साथ ही वो उन दिनों को याद करना नहीं भूलते जब गोल किट खरीदने के लिए उनकी मां को अपने गहने तक बेचने पड़े थे। जब मैंने गोलकीपर किट ली थी तो मेरी मम्मा ने अपने गहने बेच के मेरे को किट दिलाई थी। तो उनको पता है, तो मेरे को किसी को नहीं पता, और कि क्या मैं कभी किसी को बताया भी नहीं ऐसे कि ज़्यादा उनको पता है। तो उससे बाद जब मैंने किट ली फिर मैं खेलने लगा। थोड़ा कि दुख भी था कि जब मेरे को उन्होंने पहले बताया, बाद में बताया कि ऐसे ली किट, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख लगा कि ऐसी सिचुएशन है। मैंने कहा चलो किसी ना किसी टाइम तो चेंज होगा ही। फिर मैंने उधर से देख के कि नहीं यार कुछ ना बनना ही है, जो कि हालात हैं घर के, पापा भी ठीक नहीं रहते तो मम्मा के सिर पे ही है जो भी है। सभी मेरा क्रेडिट मेरी मम्मा को ही है, उनकी वजह से मैं इधर तक पहुंचा हूँ। पिछले साल जौहर कप में कांस्य और जूनियर एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे दिलराज ने कहा कि विश्व कप में मिला पदक इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे भविष्य में उन्हें नौकरी मिलने का मौका बनेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जो कि एक जॉब मिल जाएगी मेरे को और आगे चांस सीनियर टीम का हो जाएगा, कुछ बन जाएगा। इसलिए घर का थोड़ा ठीक है, इसलिए थोड़ा जॉब मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। कुल मिलाकर जीत ने एक बेहतर तस्वीर तैयार की है जिस पर टीम इंडिया के इन जूनियर सितारों को गर्व है।
बस उम्मीद यही है कि ये जीत यहां से आगे चलकर विश्व चैंपियन की तस्वीर तैयार करे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई विश्व चैंपियन की तस्वीर जो है उसका इंतजार जूनियर पुरुष हॉकी टीम को रहेगा, क्योंकि टीम ने पिछली बार जब जीता था ये खिताब तो वो 2016 था। यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप में भारत की पहली महिला फाइटर पूजा तोमर को भरोसा है कि वो अपनी मेहनत के बल पर आगे की कामयाबी की नई कहानी लिखती रहेंगी। इसके साथ ही पूजा को इस बात की भी बेहद खुशी है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट को जापान में होने वाले एशियन गेम्स में जगह मिली है। डीडी न्यूज संवाददाता नारायण सिंह ने उनसे खास बात की। दुनिया में मिक्स मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा मंच है यूएफसी का, और यूएफसी में पहली फाइट जीतने वाली पहली भारतीय हैं पूजा तोमर, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, आपका स्वागत है। यूएफसी में पहली फाइट जीतना 2024 में जीती थी आपने डॉस सैंटोस, जो कि ब्राज़ीलियन फाइटर थी। तो कैसे देखते हैं इस अचीवमेंट को आप, जो पहली महिला हैं इतने बड़े मंच पे जीतने वाली? ये अचीवमेंट मेरे लिए इतनी बड़ी है कि मैं इसे अभी एक्सप्लेन करूँ तो शायद पूरा दिन भी छोटा पड़ जाए। और एक छोटे से गांव से निकलना, जहाँ पे लड़की होना ही थोड़ा गुनाह मानते थे कि लड़की पैदा ना हो, वहाँ से और ऐसे मंच पे कि जो अभी तक भी कोई लड़की नहीं है, एक लौती लड़की मैं वहाँ पे हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो कितना मुश्किल रहता है एज ए एथलीट, एज ए फाइटर आपके लिए, क्योंकि इसमें स्किल का बहुत बड़ा गेम है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मिक्स मार्शल आर्ट में ये बोलते हैं, सच में एक अपने आप में आर्ट है। इसमें आप, अगर आप बॉक्सिंग में बेस्ट है, आपकी बॉक्सिंग अच्छी है, तो आप दिखा सकते हैं कि मैं एज ए बॉक्सर भी अपने आप को इसमें अच्छा दिखा सकता हूँ। आपकी रेसलिंग अच्छी है, या आप ताइक्वांडो, मतलब कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आप जिसमें भी बेस्ट है, तो आप अपने आप को वहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि मैं इसमें बेस्ट हूँ और मैं MMA कर सकता हूँ। तो बिल्कुल। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको अब ना एशियन गेम्स में शामिल कर लिया गया। 2026 में जापान में जो एशियन गेम्स होंगे उसमें मिक्स मार्शल आर्ट एज ए इवेंट होगा। तो एज अ स्पोर्ट्स के लिए इसको कैसे देखती हैं कि इसको, स्पोर्ट्स को बढ़ने में इससे कितनी मदद मिलेगी? बिल्कुल, मैं अभी इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि अभी एशियन गेम में इंक्लूड हो गया है मिक्स मार्शल आर्ट। और हमारे इंडिया में मैं इतना ज़्यादा अपने इंडियन फाइटर के अंदर वो चीज़ महसूस करती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे वो काफ़ी मेडल लेके आ सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो जिसमें मैं UFC में मैं खेलती हूँ, ये इतना पॉपुलर है। जब मैं फ़ाइट विन की थी तो शायद इतना इंडिया में लोग मुझे नहीं जान रहे थे। जब मैं फ़ाइट जीत के आई, जितना मुझे वहाँ पे बाहर के लोग मुझे पहचान रहे थे कि आप UFC फाइटर हो, तो मैं वो चीज़ देखती हूँ। अभी एशियन गेम में अगर हमारे मेडल आते हैं तो आगे चल के हमारे इंडियन फाइटर UFC में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को और बेल्ट लेके आएंगे। तो राइट नाउ जो भारत में मिक्स मार्शल आर्ट का स्कोप है, वो कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं इतना नहीं देख रही थी, बट अभी जैसे धीरे धीरे काफ़ी लीग स्टार्ट हो गई है और अभी एशियन गेम में भी आ गया, तो एकदम से इन 1-2 सालों से अब मैं जैसे UFC में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है। लोग जान रहे हैं कि हाँ भाई, मार्शल आर्ट भी कुछ है जो आप खेलते हो। सब लोग मुझे पूछते हैं क्या डर नहीं लगता ये चीज़ों से, बट ये इतना, मैं एज ए स्पोर्ट्स इसको मैं बहुत आगे नंबर देना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल क्रिकेट में हमारा इंडिया बहुत आगे है, बट मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में कि मिक्स मार्शल आर्ट को भी काफ़ी लोग जानेंगे। पूजा ने वो काम किया है जो आने वाले जो बडिंग प्लेयर्स हैं, जो कि मिक्स मार्शल आर्ट को खेलना चाहते हैं, तो उससे उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी पूजा से। और जिस तरह से एशियन गेम्स में शामिल हो गया है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत में भी मिक्स मार्शल आर्ट से काफ़ी खिलाड़ी निकल के आएंगे और एशियन गेम्स में भी अब शामिल हो चुका है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे युवा खिलाड़ी उसमें मेडल जीतें और इस गेम को और प्रमोट करें। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, गुड़गांव।
और अब बात उन युवा चेहरों की जो सामाजिक बंदिशों को तोड़कर खेल में अपने भविष्य को संजोने का सपना रखती हैं। बात कश्मीर के बांदीपुरा की दो बहनों की है जिनका सपना है कि वो देश के लिए न केवल क्रिकेट खेलें बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कश्मीर बदल चुका है और यहाँ का युवा अब अपने को खेल में न केवल आगे बढ़ा रहा है बल्कि इसमें अपना भविष्य भी देख रहा है। कुछ इसी सोच के साथ कश्मीर के बांदीपुरा क्षेत्र की ये लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा की रहने वाली दो युवा बहनें मदीहा और सानिया फयाज का सपना है कि वो देश के लिए एक दिवसीय क्रिकेट खेलें। इस सपने को पूरा करने के लिए दोनों रोजाना अपना समय प्रैक्टिस को देती हैं और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करती हैं। अरे यार लड़की है, उसको कवर करवाओ, क्यों उसको बाहर निकलवा रहे हो। स्पेशली कि रिसेंट जो मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए उसमें भी है कि यार लड़की है घर पे रखो, मतलब और कुछ करो, पढ़ाई करवाओ, क्यों करवा रहे हो उसके, इसको ये क्यों करवा रहे हो। बट एट द एंड आई एम पैशनेट अबाउट माई क्रिकेट। आई थैंक्स टू माई पेरेंट्स की दैट वो मुझे खेलने देते हैं, इस वाले सपोर्ट्स में मुझे खेलने देते हैं, बाहर निकलने देते हैं और वो भी बहुत देर तक। सानिया और मदीहा का कहना है कि उनकी यात्रा खेलों में महिलाओं के प्रति नजरिए में बड़े बदलाव का प्रतीक है, जो साबित करती है कि प्रतिभा और समर्पण प्रतिबंधों से परे है। वे न केवल अपने कौशल को मजबूत करने के लिए दृढ़ हैं, बल्कि क्षेत्र की उन लड़कियों के बीच भी उम्मीद जगाती हैं जो अपने सपनों का पीछा करना चाहती हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।